हमने इससे पहले के पार्ट 3 में हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा था और व्याकरण संबंधित कुछ ग्रंथ देखे थे, महत्वपूर्ण थे जो। अब हम मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, इसमें कि पूरा व्याकरण कवर करने की कोशिश की जाएगी। ये गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे बुक का 4th पार्ट है। इससे पहले के पार्ट चैनल पे उपलब्ध हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास पहुंच जाएं। हम शुरुआत करते हैं। मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार किया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी में स्वर कितने हैं? 11, व्यंजनों की संख्या है 33। आगे पढ़ते हैं। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो 52 ध्वनियाँ हैं इसमें दी गई है। वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा। कामता प्रसाद गुरु ने कितनी 43 वर्ण माने हैं। मानक हिंदी वर्णमाला हम देख लेते हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। तो इसमें कौन कौन से? आ इ उ री ए ओ औ, ठीक है। और अंग और आन्हा ये नहीं है, इसे अयोगवाह कहा जाता है। और व्यंजन देख लेते हैं हम कि व्यंजन 33 व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। तो ये का, खा, गा, घा, का तक। तो व्यस्त 25 होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन, और इसके साथ में और भी जोड़ दिए गए हैं, उनको मिला के 33 हो गए। का, खा, गा, घाड़ा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, र, ल, व, श, स, ह, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन में वही हमारे छ, त्र, ज्ञ, श्र ये आ जाते हैं। आयोगवाह हमारे 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। द्विगुण व्यंजनों में कौन से आते हैं? ड, ढ, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है। नुक्ता इस बिंदी को कहा जाता है जो इनके नीचे बिंदी लगी है, ड, ढ के नीचे। अनुस्वार अन्हा तथा विसर्ग अहा का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को आयोगवाह कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार आयोगवाह स्वरों के ही अनंतर आते हैं। तो जो किशोरीदास वाजपेयी हैं उन्होंने आयोगवाह को स्वरों के अंतर्गत ही माना है। स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, पढ़ लेते हैं। स्वर उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, होस्ट की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों का निम्न ढंग से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो स्वर के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, मुख्य विवर के आधार पर और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तो हम देख लेते हैं जो छोटा आ है उसका उच्चारण कंठ से किया जाता है और इसकी मात्रा जो है ह्रस्व होती है, मतलब छोटी मात्रा होती है। जीभ की स्थिति मध्य में होती है और मुख्य विवर अर्धविव्रत होता है। ओष्ठ की स्थिति उदासीन होती है। ये पूछ लिए जाते हैं बीच बीच में से कॉम्पिटिटिव सभी एग्ज़ाम्स में, हिंदी से रिलेटेड जो भी हैं। फिर बड़ा आ, इसमें कंठ उच्चारण स्थान है और इसकी मात्रा दीर्घ होती है और जीभ की स्थिति पश्य होती है। मुख्य विवर विव्रत होता है और ओष्ठ की स्थिति आवृत मुखी होती है। तो इससे आप मुंह को अपने बोल कर देख सकते हैं, विव्रत, आवृत, उदासीन, ठीक है। किस तरीके से अर्ध विव्रत, पूरा खुलता है तो विव्रत होता है, आधा खुलता है मुंह गोलाकार में तो अर्ध विव्रत होता है, और मुंह अगर बंद रहता है, कम खुलता है तो वो संव्रत होता है, और थोड़ा ज़्यादा हल्का सा खुलता है तो अर्ध संव्रत होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। व्रतमुखी जिसमें पूरा मुंह खुल जाए, होस्ट पूरे हमारे खुल जाए। आवृतमुखी जिसमें हमारे होठ कम खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। तो ई देख लेते हैं। ई हमारा तालव्य व्यंजन है, इसे ई तालव्य स्वर है, हाँ। इसे उच्चारण स्थान है इसका तालव्य, और मात्रा इसकी जो है ह्रस्व है, छोटी की, और जीभ की स्थिति अग्रभाग रहता है
मुख्य विवर इसका अर्धसंवृत है, और वहीं ओठ की स्थिति आवर्तमुखी है, क्योंकि ई बोलेंगे तो हमारा होठ जो है पूरे नहीं खुलते हैं। बड़ी ई पढ़ लेते हैं, ये तालव्य इसका उच्चारण स्थान है, और मात्रा इसकी दीर्घ है कि बड़ी ई आएगी। और जो जीभ की स्थिति अग्रभाग है, आगे की बोल कर देख सकते हैं आप कि आगे से बोलते ई। और मुख्य विवर जो है संवृत है, क्योंकि मुंह जो है हमारा खुलता नहीं है, और आवर्तमुखी है क्योंकि वृत्त नहीं बनता है होठ की स्थिति जब ई बोलते हैं हम। ऊ, छोटा ऊ जो है ओष्ठ से बोला जाता है, मात्रा इसकी ह्रस्व होती है, और जीभ की स्थिति पश्य होती है, मतलब पीछे की साइड से बोला जाता है। और जो इसका मुख्य विवर है अर्धसंवृत है, और वृत्तमुखी होठ की स्थिति है। और बड़ा ऊ देख लेता है, ओठ से बोला जाता है, इसकी मात्रा जो दीर्घ होती है, जीभ की स्थिति पश्य होती है, मुख्य विवर संवृत होता है, ओठ की स्थिति वृत्तमुखी होती है। वहीं ए देख लेते हैं, तो कंठ तालव्य ध्वनि है, ये उच्चारण स्थान का कंठ तालव्य है, और मात्रा दीर्घ होती है, और जो जीभ की स्थिति अग्र होती है, मुख्य विवर अर्धविवृत होता है, और आवर्तमुखी होता है ओठ की स्थिति। बड़ा ए कंठ और तालव्य का जो उच्चारण स्थान है, दीर्घ मात्रा है, अग्र इसका जीभ की स्थिति है, विवृत मुख्य विवर है, और आवर्तमुखी है। छोटा ओ कंठोष्ठ्य है, कंठ और होठ से बोला जाता है, इसकी मात्रा दीर्घ है, पश्य इसकी स्थिति है, जीभ की स्थिति, मुख्य विवर अर्धविवृत है, और होठ की स्थिति वृत्तमुखी है। और ओ जो कंठोष्ठ्य है, दीर्घ मात्रा है, पश्य जीभ की स्थिति है, और मुख्य विवर विवृत है, वृत्तमुखी है। आगे पढ़ते हैं। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबद्ध गति से मुख विवर से निकलती है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर घोषवर्ण होते हैं। ये सभी पॉइंट आप ज़रूर याद रखना, इसमें से पूछ लिया जाते हैं पॉइंट, सही है नहीं है ऐसे करके भी पूछ लिए जाते हैं, और ऑप्शन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखना, ध्यान रखना कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, स्वतंत्र होता है। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, सिंबॉलिक, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, और सभी स्वर जो है घोषवर्ण होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। व्यंजनों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम देख लेते हैं। कंठ से जो बोले जाते हैं गले से, का ख ग घ ड़। तालु तालव्य से, ये तालु से, च छ ज झ या और शा से सलगम वाला शा। मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से, टा ठ ड ढ ण और शा षटकोण सा। वहीं दंत्य दांतों के मूल से बोला जाता है त थ द ध। वत्स्य दंत मूल से बोला जाता है न स र ला। होष्ट्य दोनों होठों से बोला जाता है प फ प भ म। और दंत होष्ट्य निचले होठ और ऊपर के दांतों से बोला जाता है बा और पा। आप बोल कर भी देख सकते हैं इसे, ताकि आपको याद रहे और आप आसानी से कर पाएँ उस टाइम में, ऐसा करके देख के भी। स्वर यंत्रीय कांकल्य जिसे बोला जाता है वो का वर्ण है। स्वर यंत्रीय या कांकल्य वर्ण बोला जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न के लिए कांकल्य वर्ण भी दे देता है, इससे आप याद रखना, का को कांकल्य वर्ण कहा जाता है। आगे पढ़ लेते हैं। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर किया गया विभाजन दो ढंग का होता है, का अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न में देख लेते हैं, स्पर्श व्यंजन आते हैं, इसमें हमारे 25 होते हैं। कचट तक बोलकर आप इनको पांचों वर्गों को याद कर सकते हैं, और इसमें 25 वर्ण हो जाएंगे, 5 5। का ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, पा फ बा भ मा। ये पा वर्ग के, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनके पहली लाइन को लेकर ये बने हैं। तो कचट तप से आप इसे याद रख सकते हैं आसानी से, क्रम वाइज पूरी लाइन को। अंतस्थ व्यंजन जो कि हमारे 4 हैं, यारा लावा, और ऊष्मी व्यंजन शा श सा हा। अर्धस्वर में या और वा आ जाते हैं, पार्श्विक में ला और लुंठित प्रकंपित में रा। और ये पार्श्विक व्यंजन और लुंठित या प्रकंपित, इसको पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखें। ये पार्श्विक व्यंजन क्या है हमारा, ला है, और लुंठित या प्रकंपित जो है वो रा है। अनुनासिक व्यंजन है, सभी व्यंजनों के पंचमाक्षर मतलब 5वीं लाइन जो है वो अनुनासिक के वर्ण में आ जाती है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम पढ़ लेते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर क्या है, घोष, घोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ठीक है। ये अभ्यांतर के आधार पर हमने पढ़ लिया था, बाह्य के आधार पर पढ़ते हैं।
तो घोष क्या होते हैं? घोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय, नहीं इसमें गलत लिखा है इन्होंने। प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा वो घोष होते हैं। महाप्राण दूसरा चौथा सही है, अल्पप्राण 1 3 5 ये भी सही है, लेकिन ऊपर इन्होंने घोष और अघोष में गड़बड़ कर दिया है, तो ये आप ध्यान रखना। बता देती हूँ लिख के। जो अघोष वर्ण है वो 1 और 2 होते हैं, ठीक है। और जो अघोष वर्ण है वो हमारे, सॉरी ये मैंने भी मिस्टेक कर दिया इनकी वजह से। जो घोष वर्ण है वो 3 4 5 होते हैं, और जो अघोष है वो 1 और 2 होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, इसमें ये मिस्टेक है टाइपिंग में। आगे हम देख लेते हैं शब्द भेद, और बाकी सब ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में ही थोड़ी गड़बड़ है, इसमें उल्टा लिख दिया है, क्योंकि घोष वर्ण जो है वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे में होता है, और अघोष पहले दूसरा होता है। तो शब्द भेद देख लेते हैं। रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी या अव्यय। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये आ जाते हैं। वहीं अविकारी या अव्यय में क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक ये आ जाते हैं अविकारी या अव्यय में। और रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के 3 भेद हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। उत्पत्ति, इतिहास, विकास के अनुसार शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द जो कि संस्कृत से आते हैं, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में मतलब बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, देशज जो अपने देश में मतलब गांव वगैरह की लैंग्वेज में जो आ जाता है, आगत और विदेशी शब्द जो कि विदेशों से आए हैं, उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। वाक्य के प्रयोग के अनुसार 8 भेद होते हैं। आप देख लेते हैं कौन कौन से 8 भेद हैं। तो शब्द और परिभाषाएं उनकी देखते हैं हम। संज्ञा किसे कहते हैं, पूछ लिया जाता है छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर, ये जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया जिससे किसी काम का करना, होना समझ आए उसे क्रिया कहते हैं। इसमें जाए लिखा है, मिस्टेक है, वो आप देख सकते हैं, समझ आए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण जिससे क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे क्या, क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो से क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक क्या है वो देख लेते हैं। 2 शब्दों या वाक्य को मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या, 2 शब्दों या वाक्यों को, 2 वाक्यों या 2 शब्दों को मिलाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक देख लेते हैं। मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे ठीक, अरे अरे, हो, हे राम, ऐसे करके लगाते हैं, उसके बाद में हम जो बोधक चिन्ह लगाते हैं वो हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं, संज्ञा के भेद पढ़ लेते हैं। संज्ञा, भेद और परिभाषा। व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे कहेंगे हम जातिवाचक। एक ही प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो जातिवाचक, एक जाति हो जाती मतलब। समूहवाचक जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहेंगे। द्रव्यवाचक जिस संज्ञा से मापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो, मापतोल मतलब जैसे तेल हो गया, तोलना, मापना, 1 किलो 2 किलो ऐसे करके, तरल जो वस्तु होती है केजी, वैसे उनको द्रव्यवाचक वस्तु में रखा जाता है। भाववाचक जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण, अवस्था अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं।
आगे पढ़ते हैं, द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्राय बहुवचन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना कि द्रव्यवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनका बहुवचन नहीं होता, तो वो ये कितने एक वचन में ही होते हैं। ठीक है, संज्ञा के रूपांतर या विकार 3 कारणों से होते हैं। देख लेते हैं संज्ञा के रूपांतर कौन कौन से हैं। लिंग, वचन और कारक। परिभाषा देखते हैं हम इसकी। संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष की जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग। वचन, विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन। कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित हो उस रूप को कारक कहते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं कारक का। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित हो, वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित हो उसे उस रूप को कारक कहते हैं। अब हिंदी में कितने लिंग हैं, तो 2 लिंग है। वहीं संस्कृत में 3 लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है हिंदी में, और संस्कृत में नपुंसकलिंग भी आ जाता है, तीसरा लिंग कहते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं, हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन भी 3 है। ठीक है, हिंदी में कारक के 8 भेद हैं जो निम्न हैं। तो हिंदी के कारक हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कारक और विभक्ति परसर्ग जो में लगाए जाते हैं। कर्ता में ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन करके, संबोधन कारक में हे, अजी, अहो इत्यादि। ठीक है, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं जिसमें संबोधन कारक नहीं होता। ठीक है, सर्वनाम कितने होते हैं, 7 कारक होते हैं। हिंदी में कितने, पूरे 8 कारक है। इस सर्वनाम में 7 कारक है, इसमें संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम पढ़ लेते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। उन्हें पढ़ लेते हैं कौन कौन से भेद हैं और उनकी परिभाषा एवं उदाहरण देख लेते हैं। तो प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा, पुरुष हो, वक्ता, श्रोता, अन्य के नाम के बदले आने वाला शब्द पुरुषवाचक कहलाता है। मैं, तू, आप। ठीक है, निजवाचक, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप, पुरुषवाचक, आप से भिन्न। ठीक है, निश्चयवाचक, वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध हो, यह वह से। ठीक है, यह वह अगर किसी में आता है तो वो क्या निश्चयवाचक है। यह है, वह है, मतलब मेरे पास, मतलब यह एक पेन है तो इससे निश्चय हो रहा है कि ये पेन है। और निजवाचक में आप अपने चीज़ बदलेंगे, ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा कूलर है, जो भी है, तो ये निजवाचक हो जाए मेरा है। ये पुरुषवाचक में मैं, तू, आप ऐसे वर्ड आता है। अनिश्चय में जिसका किसी का बोध नहीं होता, जिस सर्वनाम में किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता, कुछ, कोई, मतलब कुछ कितना समझ नहीं आ रहा है कि कुछ कितना है, आधा किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, कुछ भी नहीं पता है। कुछ में थोड़ा सा भी हो सकता है बिल्कुल, कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और कोई, अब कोई में भी नहीं पता चल रहा है कि कौन है, कोई है, अब वो लड़का है, लड़की है, या अन्य कोई है। ठीक है, जानवर है, पक्षी है, क्या है, कोई में, तो हमें अनिश्चय कर रहे हैं क्योंकि हमें वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक, जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, सो। ठीक है, तो सो इनके जो चिन्ह है इनसे आप याद रखना कि किसको किससे पहचानना है। तो सो मतलब संबंधवाचक, इनके ये इन चिन्हों को मतलब याद रखो कि इससे आप अपने जो सर्वनाम है इनको ठीक कर पाओगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो। प्रश्नवाचक देख लेते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन और क्या। पढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम हैं। तो हम देख लेते हैं एक वचन, बहुवचन का। मैं का जो बहुवचन है हम होता है, तू का हम, तुम होता है बहुवचन। आगे पढ़ते हैं, यह का ये होता है बहुवचन, वह का वे होता है, सो का से होता है, आप ही रहता है। ठीक है, जो का जो रहता है, कौन का कौन, क्या का क्या, कोई का कोई और कुछ का कुछ ही रहता है। सर्वनाम के रूपांतर 3 कारणों से होते हैं, पुरुष, वचन एवं कारक। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण नहीं होता। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वनाम में लिंग के कारण कोई रूपांतरण नहीं होता। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं सर्वनाम में, 7 कारक। विशेषण पढ़ लेते हैं। कांता प्रसाद गुरु के आधार पर विशेषण के भेद एवं उपभेद का
रेखाचित्र निम्नलिखित है। विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण कितने हो गए? ये 3 प्रकार के हो गए, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। उसके आगे हैं और भी हैं निश्चयवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। ये संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे सभी। और सार्वनामिक में मूल सार्वजनिक और यौगिक सार्वजनिक या सार्वनामिक, ठीक है। उसके आगे गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रतीकवाचक। ये अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे। वहीं गुणवाचक में पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। अब आगे पढ़ते, जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं, याद रखना। और ये जो विशेषण है कितने प्रकार के, ये भी याद रखना कि संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, फिर निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, परिणाम बोधक, मूल सार्वजनिक, यौगिक सार्वजनिक, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, ठीक है। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के रूपांतर के संबंध में कांता प्रसाद गुरु का मत सर्वमान्य है, जो निम्न है। हिंदी में अकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतर नहीं होता, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके अंत के अनुसार होता है। हिंदी में विशेषण की 3 तुलनावस्था मानी जाती है। मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कॉम्परेटिव डिग्री, उत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये तुलनात्मक अवस्था जो है इनकी तुलना अवस्था याद रखना, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था विशेषण की हैं। क्रिया पढ़ लेते हैं। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक या प्रेरणार्थक धातु बनते हैं, वही संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, एक धातु में 1 या 2 धातु जोड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं। तो क्या है, एक बार और पढ़ लेते हैं हमें। यौगिक धातु 3 प्रकार की होती है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। वहीं संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ेंगे तो नाम धातु, और वहीं एक धातु में 1 या 2 धातु जोड़ेंगे तो संयुक्त धातु, ठीक है। क्रिया के भेद देख लेते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के रूपांतरण निम्नलिखित कारणों से होते हैं। क्रिया के रूपांतरण और उनकी परिभाषा देख लेते हैं। वाच्य, जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। तो इसमें क्या क्या हमें देखना पड़ता है कि किसके बारे में बोला गया है, कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में या भाव के बारे में, ठीक है। काल, जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, मतलब काल पता चले भविष्य है, वर्तमान है या भूत है। तो और ये पूर्ण कालिक है, मतलब पूरा हो चुका है या पूर्ण है, पूरा काल नहीं हुआ है। इस तरीके से काल के बारे में उसकी अवस्था का पता चलता है हमें। अर्थ या भाव, क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति या प्रयोजन का बोध हो उसे अर्थ कहते हैं। रीति या प्रयोजन का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। पुरुष 3 पुरुष हैं, लिंग 2 हैं हिंदी में, वचन 2 वचन हैं हिंदी में, ठीक है। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष के निर्धारण करने को प्रयोग कहा जाता है, ठीक है। प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। कर्तरी प्रयोग पढ़ लेते हैं, इनकी परिभाषा है। और ये कर्तरी प्रयोग में कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता है उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं, ठीक है। कर्मणि प्रयोग, जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्म के पुरुष लिंग और कर जो है
एक मिनट। कारक वचन के अनुसार होते हैं उसे कर्मणी प्रयोग कहते हैं। भावे प्रयोग जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार होते हैं से भावे प्रयोग कहते हैं। ठीक है। कर्मणी प्रयोग के दो भेद हैं, कृतवाच्य कर्मणी प्रयोग, कर्मवाच्य कर्मणी प्रयोग। ठीक है। भावे प्रयोग के तीन भेद हैं, कृतवाच्य भावे प्रयोग, कर्मवाच्य भावे प्रयोग और भाववाच्य भावे प्रयोग। वाच्य के तीन भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में क्रिया के कालों के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। वर्तमान के कितने 5 वर्गों में बांटा गया है, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। भूतकाल के भी देख लेते हैं, 6 भाग है, सामान्य भूत, असन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु, हेतुमत भूत। भविष्य में 3 हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु, हेतुमत भविष्य। ठीक है। भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया मुख्यतः 5 भेद होते हैं क्रिया के। निश्चय अर्थक क्रिया। ठीक है। भाव या अर्थ की दृष्टि से निश्चयार्थक, संभावनार्थक, संदेहार्थ, अज्ञार्थ और संकेतार्थ। क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान हो उसे कृदंत कहते हैं। रूप के अनुसार कृदंत 2 प्रकार के होते हैं, विकारी कृदंत और अविकारी या अव्यय कृदंत। ठीक है। विकारी कृदंत के अंदर क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। अविकारी अव्यय कृदंत के अंदर पढ़ लेते हैं पूर्ण कालिक कृदंत, तत्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रियाद्योतक और पूर्ण क्रियाद्योतक। आगे क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण में प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। ठीक है। कौन कौन से हैं? साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, मूल या ऋण, यौगिक, स्थानीय। इस भेद को हृदय बाहरी नहीं स्वीकार करते। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं, रीतिवाचक और परिणामवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनात्मक वाचक और श्रेणीवाचक हैं। ठीक है। संबंध सूचक में देख लेते हैं। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक 2 प्रकार के होते हैं, संबंध और अनुबंध। दूसरा है व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध सूचक 2 प्रकार के होते हैं, मूल और यौगिक। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अवयव के मुख्य 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है। समुच्चय बोधक में कौन सा? समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय के मुख्यतः 4 भेद हैं जो अंगीकृत हैं। भेद उदाहरण, संयोजक और व एवं तथा भी, और व एवं तथा भी। विभाजक या व अथवा, किव की या क्या क्या। विरोध में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। परिणाम दर्शक, इसलिए, सो, अतएव। व्याधिकरण समुच्चय के मुख्य 4 भेद हैं, निम्न हैं। भेद और उदाहरण हम देख लेते हैं। कारण वाचक, क्योंकि, जो, कि, इसलिए, इसके उदाहरण है। उद्देश्य में की, जो, ताकि, इसलिए कि। संकेत में जो, तो, यदि, तो और यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु। स्वरूपवाचक में की, जो अर्थात यानो, मानो। ठीक है। और निपात किसे कहते हैं यह देख लेते हैं। वे अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। निपात के मुख्य 9 भेद हैं जो निम्न हैं, स्वीकार्य, हाँ, जी, नकारार्थक, नहीं, जी, नहीं, निषेधात्मक, मत, प्रश्नबोधक, क्या, ना, विस्मयादि बोधक, क्या, काश, काश की, बलदायक या सीमा बोधक, तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, तुलना बोधक, सा, अवधारणा बोधक, ठीक, लगभग, करीब, आदर बोधक, जी। समास पढ़ लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों तथा प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं।
और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। कामतक शब्द के अनुसार समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले क्या बताते हैं? परस्पर संबंध बताते हैं। शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर, ठीक है, उन दो या अधिक शब्दों से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, हिंदी में समास के मुख्य 4 भेद माने गए हैं जो निम्न है। तो समास 4 कौन कौन से? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इनकी परिभाषा और लक्षण देखते हैं। अवयवी भाव समास जो है, अवयवी भाव समास में पहला या पूर्व पद शब्द जो है प्रधान होता है। पहला या पूर्व शब्द जो है प्रधान होता है और समासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। समासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। दूसरे तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है। कौन सा? अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है। इसे समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है। पहला शब्द क्या होता है? संज्ञा या विशेषण होता है तत्पुरुष में। और प्रधान कौन सा होता है? दूसरा शब्द प्रधान होता है, जबकि अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुव्रीहि, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पद से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, क्या होता है? संज्ञा का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य 2 भेद हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। कर्मधारय। आगे समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। प्रमुख समासिक पदों की सूची अंगीकृत है, मतलब आगे देख लेते हैं हम। समास जो हैं दिए गए हैं। अवयवी भाव समास में कौन कौन से आ जाएंगे वो देख लेते हैं। इनका प्रथम पद जो है प्रधान होता है। यथा विधि, यथा स्थान, यथा क्रम, यथा संभव, आजन्मा, आमरण, यावज्जीवन, प्रतिदिन, पल पल, साल दर साल, यथाशक्ति, यथासाध्य, प्रतिमान, व्यर्थ, प्रत्यक्ष, समक्ष, परोक्ष, निडर, दिनानुदिन, बीचों बीच, भरपेट, भरदौड़, अनजाने, हर रोज, हर साल, बेशक, बेफायदा, उपकूल, बराबर, नाहक, हर घड़ी, हर दिन, बेकाम, बेखटके, हाथों हाथ, निर्भय, आपादमस्तक। तत्पुरुष देख लेते हैं। स्वर्ग प्राप्त, गंगन, चुंबी, चिड़ी मार, ग्रह गत, कंठ खोदव, ग्रह कट, मुँह तोड़, दई मारा, प्यादा मात, कृष्णार्पण, देशभक्ति, बलि पशु, रण निमंत्रण, जन्मांध, ऋण मुक्त, पदचित, जाति भ्रष्ट, धर्म विमुख, राजपुत्र, प्रजापति, देवालय, नरेश, पराधीन, विद्याभ्यास, जल पिपासु, आशातीत, देशागत, प्रेम सिक्त, जल सिक्त, रस भरा, रोग पीड़ित, कपड़ छन, हैदराबाद, विद्यागृह, रसोई घर, गुड़बच, ठकुर सुहाती, भावतरण, देश निकाला, गुरु भाई, कामचोर, नाम साख, सेना नायक, लक्ष्मीपति, गृह पिता, गृह वनमानुष, घोड़दौड़, बैलगाड़ी, दुखार्त, मंदांत, देहचोर, मुँह मांगा, अकाल पीड़ित, ईश्वर दत्त, दुगुना और करुणापूर्ण, रोकड़वाही, राह खर्च, शहर पन्हा, कारावासराय, सहजादह, लोकोत्तर, बलहीन, माथा रिक्त, धर्मच्युत और राजपूत, लखपति, पंचचक्की, राम कहानी, मृग छोना, राज दरबार, तुलसीकृत, भक्तिवश, कष्टसाध्य, गुणहीन, सराहत, मनमाना, गुण भरा, दस्तकारी, कामचोर, माल गोदाम, लोकहितकारी, गौशाला, विधानसभा, ईश्वर मुख, व्यामुख, प्रेम रिक्त, जल रिक्त, धनहीन, रेतगाड़ी, आमचूर, हुक्मनामा, बंदरगाह, नूरजहां, सकरापरा। आगे है रामायण, खरारी, आनंदाश्रम, चरित्र चित्रण, खग, देशाटन, प्रेम गमन, मनमौजी, आपबीती, कानाफूसी, हरफनमौला,
मनसीज युधिष्ठिर खेचर कलमत रस चौकदार सौदागर अधर्म अन्याय अनरीत नाबालिग नपुंसक उपदेव प्रगति सूची भाव। आगे हैं अमरस पुस्तकालय राष्ट्रपति हिमालय वाचस्पति कर्तरी प्रयोग आत्मनेपद ऊटपटांग चूहे मार ग्रंथकार तटस्थ जलद डरम कृतज्ञ अयोग्य अनाचर अनिष्ट अनबन अनचाहा अनहोनी गैर हाजिर प्रतिध्वनि अतिवृष्टि दुर्गुण नराधम। आगे है ग्राम उद्धार देश सेवा चंद्रोदय गंगाजल नृप जलधर पपहार सर्वोत्तम पुरुषोत्तम ध्यान मग्न लक्कड़ कोड़ तिलचट्टा कनकटा मुँह चीर अधूरा अनजाना अटूट अनगढ़ अकाज नापसंद गौरव जीव अतिक्रम प्रतिबिंब वशीकरण क्षत्रिय धर्म। कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष हम देख लेते हैं। तो काली मिर्च मझधार तलघर खड़ी बोली सुंदरलाल पुच्छल तारा भला मानस काला पानी छुटभैया तिल चावल 3.5 खुशबू जवा मर्द नरोज जन्मांतर प्रभु दयाल शिव दीन राम दहीन लाल पीला चंद्रमुख शीतोषण। समानाधिकरणी बोलते किसको कर्मधारय समास को भी। श्याम सुंदर शुद्धा शुद्ध मृदु मंद भला बुरा ऊंच नीच खट्टा मीठा अपोजिट में भी देख लेते हैं। आगे बड़ा छोटा मोटा ताजा पणी पल्लव। आगे पढ़ते हैं पर्णशाला छाया तरु देव ब्राह्मण दही बड़ा गुड़बा गुड़धनी गोबर गणेश जेब घड़ी चित्त कबरा पन कपड़ा गीदड़ भक्की साधु समाज प्रयोग घनश्याम ब्रज देह प्राणप्रिय चरण कमल राज ऋषि कृता कृत गुरुदेव कर्मबंध पुरुष रत्न धर्म सेतु बुद्धि बल महाकाव्य। द्विगु समास पढ़ लेते हैं। कांतप सदगुरु ने द्विगु को कर्मधारय तत्पुरुष का एक भेद माना है और इसे संख्या पूर्व कर्मधारय कहा है। जैसे त्रिभुवन त्रैलोक्य चतुष्पदी पंचवटी त्रिकाल अष्टाध्यायी पंसेरी दोपहर चौबाला चौमासा सप्तसई चौराहा अठवाड़ा दुपट्टा दुअन्नी चवन्नी नवरत्न षटरस चतुर्वेद पंचपात्र दुधारी पंचम प्रमाण चार दीवारी शतांश। द्वंद्व है माता पिता द्वंद्व समास में गाय बैल दाल रोटी हुक्का पानी बेटा बेटी बर्तन बासन बर्तन मारपीट चमक दमक दिया बाती चाल चलन खान पान घास फूस अन्न जल जैसा तैसा बोलचाल घर द्वार गोला बारूद जंगल झाड़ी आगा पीछा देन बहुब्रीहि समास है अनंत कृतकार्य चंद्रमौली प्राप्तोपदक अरुण वानर दक्षचित्त धृत चाप बहरा सिंह अनमेल हसमुख सिर कटा छुट पुंजिया बड़भागी प्राप्त काम उपहात पशु निर्जन निर्विकार विमल दशानन सहस्त्रबाहु प्रफुल्ल कमल सरांत त्रिकोण शतखंड पतझड़ चोलड़ी पीतंबर चतुर्भुज नीलकंठ चक्रपाणि तपोधन प्रतिवर्ता लंबकर्ण बदरंगा शाकप्रिय नाट्यप्रिय पाषाण हृदय शिव शब्द यशोधन दीर्घबाहु राजीव लोचन गजानन कनकटा दुधमुहा मिठा बोल अद्वितीय अप्राप्य नाथ अकर्मक अनमोल अनुमल अजान। आगे पढ़ लेते हैं बहुरूपिया मंचला गुड़मुहा कमचोर बदनसीब खुशदिल नेक नाम दुआब सपुत्र सार्थक मुष्ठा मुष्ठी मारा मारी घूसा घूसी विधवा मंदबुद्धि बड़ा पेट लंबोदर लाल कुर्ती लगातार साफ दिल जबरदस्त सितार सकर्मक सबेरा हस्ता हस्ती बदा बदी मुक्का मुक्की कुरूप तपोबल कोकिल कंठा मृग नेत्रा अभिज्ञान शाकुंतला मुद्रा राक्षस हाथी पाँव नाक स्वर्ग सप्त लड़ी संदेश सचेत दंडा दंडी कहा कही निर्दय
निर्धन, अथाह, अचेत, अपमान, अनगिनत, एक रूप, पचानन, पंजाब, सफल, सावधान, साड़े, लाठा लाठी, धक्का धक्की, विफल, सुडौल। कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थ भेद से कई प्रकार का होता है। जैसे सत्याव्रत शब्द का विग्रह निम्न ढंग से होता है: तत्पुरुष, सत्य का व्रत, कर्मधारय, सत्य ही व्रत है, द्वंद्व, सत्य और व्रत, बहुब्रीहि, सत्य है व्रत जिसका। ठीक है, तो इसमें अर्थ दे रहे तत्पुरुष सत्य का व्रत, कर्मधारय सत्य ही व्रत, और द्वंद्व, सत्य और व्रत, बहुब्रीहि में सत्य है व्रत जिसका। कभी कभी बिना अर्थ भेद के एक ही समास के दो विग्रह हो सकते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द कर्मधारय भी हो सकता है और बहुप्रिय भी। शब्द भंडार हम देखते हैं। अब थोड़ा वेट करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस भी करें ताकि सभी वीडियो आपके पास आ जाए।